जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जितने भी मेरे नए साथी जुड़े हैं जिनको रेगुलर क्लास लेना है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। वैसे अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली क्लास का लिंक डाल दिया जाता है। हमारी भूगोल राजस्थान भूगोल की क्लास चल रही थी, हमने पूरा यहाँ पर बेसिक कवर कर लिया था। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर पहले राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास आप पूरा कंप्लीट करवाओ एक बार, ताकि हमें बाद में रिवीजन का भी मौका मिलता रहे। तो दोस्तों राजस्थान का इतिहास हम कवर करवा देंगे, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। आज के बाद जितनी भी इतिहास की क्लासें होगी मैं बहुत ही लॉन्ग एक घंटे 2-2 घंटे की हम क्लास डालूंगा ताकि आपका जो इतिहास है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि हम पीछे कुछ छोड़ेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा A to Z। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी है, केवल एग्जाम में देखने को मिलती है। सारे साथ में प्रश्न बताऊंगा कि किस टॉपिक से कैसा प्रश्न एग्जाम में आज तक पूछा गया है। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे मैं आपको साथ में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी लाइव जुड़ जाएं, एक बार शेयर कर दें अपने मित्रों के पास। आज हम राजस्थान का इतिहास शुरू कर रहे हैं, पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। भूगोल जो अपना छूट गया है पीछे, वैसे मैंने बेसिक पढ़ा दिया है और अलग अलग टॉपिक जो छूट गए हैं वो मैं इस इतिहास के बाद में आपको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों साथ में आप नोट्स भी बनाते जाएं, नोटबुक लेकर बैठें ताकि आपके ये नोट काम आए। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर चश्मा उतार देते हैं भाई, हम कौन से अंधे? अरे हम कोई अंधे थोड़ी हैं। अंधे तो आंखें तो उनकी खराब होती है जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं बेचारे, अपनी तो आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, कोई ना उतार देते हैं। अब देखो इतिहास, सबसे पहले इतिहास क्या है, क्या होता है इतिहास? एक होता है अतीत, एक क्या होता है? अतीत होता है। आपने नाम सुना होगा अतीत। एक होता है इतिहास। अतीत और इतिहास में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? इतिहास क्या है? जो बीत गया। लोग बोलते हैं कि जो बीत गया वो इतिहास है। कल का दिन हमारा बीत गया, क्या वो इतिहास बन गया? क्या वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा? नहीं होगा। तो अतीत क्या होता है? अतीत वह घटनाएं होती है जिनको हम केवल सुनते हैं, जैसे पुरानी कोई कहानियां वगैरह हम सुनते हैं तो वो अतीत है, लेकिन उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अतीत में वो घटनाएं जो हम केवल सुनते हैं जिनका कोई लिखित में प्रमाण नहीं है तो वो अतीत होता है, उसका हमारा इतिहास से कोई तुक नहीं है। इतिहास में क्या होती है? घटनाएं जितनी भी होती है वो लिखित होती है। इतिहास एक सुव्यवस्थित रूप से जिसमें लिखित जो घटनाएं होती है। तो देखो इतिहास के बारे में जानते हैं। परिचय, उत्पत्ति। इतिहास की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से हुई है। हिस्ट्री, इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं भाई। तो ये हिस्ट्री शब्द यहीं से बना है। जो हिस्ट्री है इंग्लिश का, ये ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से बना है और इसी से उत्पत्ति हुई है इतिहास की। इसका अर्थ होता है बुनना या जोड़ना। जोड़ने का मतलब है कि विभिन्न जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनको एक क्रमबद्ध रूप से, एक सुनिश्चित तौर पर उनको जोड़ना, उनको लिखना, बिल्कुल समय के अनुसार लिखना, एक निश्चित क्रम के अनुसार लिखना, एक काल क्रम के अनुसार उनको लिखना। आगे बात करते हैं अतीत या इतिहास की। तो अतीत के बारे में बता दिया। ऐसी घटनाएं जिनको हम केवल सुनते हैं, जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, वो अतीत होता है। और इतिहास घटित घटनाएं जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है, जिसका लिखित में साक्ष्य उपलब्ध है, वो हमारा इतिहास है। शुरुआत की बात करें कि भाई राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कब हुई, कब से मानी जाती है वास्तविक इतिहास की शुरुआत? यह प्रश्न देखो BSTC और PTT एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान के वास्तविक इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ध्यान रखना, राजपूत काल से। राजपूत काल से या 7वीं सदी से ही वास्तविक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। अब आप बोलोगे कि सर मेवाड़ का जो गोइल वंश है वो तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन उस समय नहीं मानी जाती है, उस समय इतना इतिहास सुव्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया था। लेकिन वास्तविक यदि इतिहास की शुरुआत की आपको बात करें, एग्जाम में यदि पूछे तो ध्यान रख लेना, राजपूत काल से या 7वीं सदी के मध्य से वास्तविक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो यहां पर चीजें ध्यान रखना। और यदि पूछे कि भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत के इतिहास की शुरुआत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो जो सभ्यता काल है, जो अपनी पुरानी सभ्यताएं हैं प्राचीन, उस सभ्यता काल से भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? राजपूत काल से मानी जाती है, 7वीं सदी के मध्य से। और भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो पुरानी जो हमारी सभ्यता है या सभ्यता काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये चीजें इतनी आप नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं, अच्छे ढंग से बारीकी से पढ़ेंगे इतिहास को। इतिहास चीज क्या है, एक एक चीज नोट करो, एक भी लाइन छूटेगी नहीं आपकी एग्जाम में। इतना उतारो एक बार।
क्लास को बीच में आप रोक कर उतार लिया करो ताकि समय अपना ज़्यादा व्यतीत ना हो, कम समय में हम अधिक कवर कर सकें और पूरा अच्छे ढंग से। बीच में रोक लो क्लास को। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो आपको क्वालिटी मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसकी यूट्यूब पर देख रहे हो तो क्वालिटी 480 में कर लो। किस में कर लो? 480 में करके देखो, फुल स्क्रीन में कर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा दोस्त। उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक के बारे में। राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कौन है ये कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान का इतिहास विस्तारित रूप से एक अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से राजस्थान का इतिहास लिखा? तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसी ने राजस्थान का इतिहास लिखा था। और यदि आपको पूछे कर्नल जेम्स टोड के बारे में, कई बार एग्जाम में हमें प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ देने वाला हूँ दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था कर्नल जेम्स टोड का 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। ये अंग्रेज था, आपको पता है, और 1782 में इसका जन्म होता है। सबसे पहले 1798 और 99 ईस्वी में सर्वप्रथम ये बंगाल आया था। मात्र 16-17 साल की आयु में यह सेना में भर्ती हो गया था। और सर्वप्रथम ये भारत में कहां पर आया था? पूछा जा चुका है, कब आया था कर्नल जेम्स टोड? तो 1798 और 99 ईस्वी में सर्वप्रथम ये बंगाल आया था। कहां पर आया था? बंगाल में। ये तो भारत की बात हुई। तो सर्वप्रथम ये राजस्थान कब आया और कहां पर आया था राजस्थान में? तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में मांडल आया था। मांडल कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो सर्वप्रथम ये भीलवाड़ा आया था राजस्थान में 1806 में। ध्यान रख लेना। आगे बात करें तो 1813 ईस्वी में इसे कर्नल की उपाधि दी गई। जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि कब दी गई? 1813 में दी गई। 1817 और 18 ईस्वी में, 1817 और 18 ईस्वी में राजपुताना के पीए के रूप में ही आया। राजपुताना का इसे पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। पीए का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। ये राजपुताना का पॉलिटिकल एजेंट था। घोड़े वाला बाबा इसे कहा जाता है। ये घोड़े पर बैठकर राजस्थान में, पूरे राजस्थान में घूमते विचरण करते थे। गांव की जो महिलाएं हैं, जब ये घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार और बंदूक लेकर जब ये निकलते थे, तो गांव की महिलाएं देखने के लिए आती थी, दौड़ कर आती थी और इनका स्वागत करती थी, इनके तिलक लगाया करती थी। और ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो इनको छाछ और राबड़ी यहाँ पर जो खिलाते थे। आपको पता होगा, इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। पूछा जा चुका है घोड़े वाले बाबा। देखो, इतना इजी प्रश्न आता नहीं है आजकल, फिर भी आपको पता होना चाहिए। घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। पीए का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। ये राजस्थान के सर्वप्रथम पॉलिटिकल एजेंट कब बने थे? राजपुताना के 1817 और 18 में। 1822 में ये पुणे इंग्लैंड लौट गए। 1822 में इंग्लैंड लौटे और 1835 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके गुरु का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र। गुरु का क्या नाम है? यति ज्ञानचंद्र है। तो दोस्तों, ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। यदि आपको पूछे कि जोहड़ वाला बाबा किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह सीकर को कहा जाता है। या वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। सेठानी का जोहड़ कहां पर है? तो सेठानी का जोहड़ चूरू में है दोस्तों। रेल वाला बाबा किसे कहा जाता है? रेल वाला बाबा कहा जाता है किशन लाल सोनी को। किसको कहा जाता है? ये उतारो आप एक बार। किशन लाल सोनी को कहा जाता है। शक्कर वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो नरहड़ पीर को कहा जाता है। तो ये जितने भी बाबा हुए हैं, ये बाबा बहुत ही खतरनाक बाबा हुए हैं। इन्होंने कोई ना कोई कांड किया है, क्योंकि बाबाओं का जमाना लगातार जा रहा है, चला गया बाबाओं का जमाना। तो इन बाबाओं को आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। घोड़े वाला बाबा के बारे में लिख लो। उसके बाद जो बाबा है 3-4 उनके बारे में और लिखा दूंगा। ये उतारो एक बार रोकर। हाँ, गुरु का नाम क्या नाम है? यति ज्ञानचंद्र। राजपुताना के पॉलिटिकल एजेंट कब बने? ये प्रश्न आ चुका है, देख लेना। बीएसटीसी, पीटीटी, कई बड़े एग्जाम में तक आ चुका है। 1817 और 18 में बने थे। लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ बाबाओं की, कि गुरुजी बाबाओं के बारे में बता दो। तो घोड़े वाले बाबा है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता। घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घोड़े पर बैठकर घूमते थे, इसलिए इन घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। अगला है जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र में जो कुआं होता है, उस कुएं को बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? कुएं को जोहड़ बोलते हैं। जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है। आपको पता होगा अभी पानी की समस्या के लिए ट्यूबवेल खोदी जाती है, लेकिन पहले कुएं खोदते थे। क्या खोदते थे? कुएं। तो पानी की समस्या को इन्होंने दूर किया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कुएं खोदे गए, इसलिए इन्हें राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन कहा जाता है। और एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया एक बार, वो आपका आंसर आप बताना मुझे। सेठानी का जोहड़ कहां पर है? जोहड़ वाले बाबा और सेठानी का जो जोहड़ है वो कहां पर है? ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखो, रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी को कहा जाता है। किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा क्यों कहा जाता है? राजस्थान में रेल लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगला है शक्कर वाले बाबा है नरहड़ी पीर। कौन है? नरहड़ पीर है। नरहड़ पीर को शक्कर वाले बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है? शक्कर यानी चीनी है, वो चढ़ाई जाती है यहाँ के दरबार में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। और सेठानी का जोड़ कहां पर है? ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखना, चूरू में है। कहां पर है? चूरू में है। तो ये चीजें आप लिख लो बाबाओं के बारे में। गुरुजी राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहे हो, बीच में बाबा कहां से आगे? अरे कर्नल जेम्स टोड बाबा आगे, तो ये बाबा भी याद कर लो, क्या पता कहीं से एक नंबर टपक जाए। अब आगे पढ़ेंगे राजस्थान की रियासतों के बारे में। कितनी रियासतें हैं, कौन कौन सी रियासतें थी, कुल कितने ठिकाने थे, उनके बारे में उतार लो, बीच में रोककर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की रियासतों की। तो वैसे तो राजस्थान में पहले आगे पीछे कम ज़्यादा होती रही रियासतें, लेकिन एकीकरण के समय की बात करें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कितनी थी? राजस्थान में कुल रियासतों की मैं बात करूं तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें थी, जिसमें से 16 राजपूत रियासतें थी। 16 तो क्या थी? राजपूत राजाओं का राज था। और 2 रियासतें ऐसी थी जिनमें जाट वंश का राज था। 2 जाट रियासतें और एक थी, वो थी टोंक, यह मुस्लिम रियासत थी। यह आप ध्यान रखना। 16 तो टोटल इसमें राजपूत रियासतें थी, राजपूत राजा हुआ करते थे। 2 में जाट। राजपूत और जाट ये लड़ाकू राजवंश था। युद्ध क्षेत्र में आप सभी को पता है इनकी वीरता के बारे में। तो राजस्थान में यदि कोई लड़ाकू राजवंश था तो ये था राजपूत और जाट। उसके बाद में एक थी टोंक। टोंक में मुस्लिम रियासत थी, ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? तो टोंक है। कौन सी है? टोंक। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर हम बात करें आगे रियासतों की, तो 19 रियासतें कौन कौन सी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और किस राजवंश ने यहां पर शासन किया। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ रियासत की। किसकी बात करते हैं? मेवाड़ की। तो मेवाड़ में जो शासन किया वो किया गोहिल वंश ने। किसने? गोहिल वंश, या उसके बाद में सिसोदिया वंश भी आ गया था। तो गोहिल वंश ने शासन किया। यहाँ के जो शासक होते थे वो कहलाते थे राणा या रावल। जैसे रावल रतन सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो यहाँ के जो शासक थे उनके आगे लगता था राणा या रावल। अगला है दूसरी जो अपनी रियासत है वो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। सबसे दक्षिण में आपको पता है नीचे राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। यहाँ के जो शासक थे वो महारावल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? महारावल। उसके बाद में करौली रियासत, जैसलमेर। करौली और जो जैसलमेर है यहाँ पर यादवों का शासन रहा था। किसका? यादवों का। उसके बाद में अलवर और आमेर। अलवर में नरू का राजवंश का रहा, और आमेर में किसका रहा था? कछुआ राजवंश। अजमेर में कौन सा राजवंश था? कछुआ। तो ये ध्यान रखना, ये 8 रियासतें हो गई। नंबर 9 पर है भरतपुर, 10 पर धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो रियासतें हैं यहाँ पर जाट वंश का शासन रहा था। किसका था? जाटों का। और एक कहावत भी यहाँ पर प्रचलित है कि गोरा पाचो हट जा रे अटे राज है भरतपुरा जाटारो। अगली है सिरोही। सिरोही में देवड़ा राजवंश। शाहपुरा यह सबसे छोटी रियासत है। यदि आपको पूछें राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में, तो आपकी है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। उसके बाद में कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी में रहा था हाड़ा राजवंश का। किसका रहा था? हाड़ाओं का। और झालावाड़, ये आपकी झालावाड़ ये नवीनतम रियासत है। देखो रियासत से बारे में आपको याद हो गई, रियासतें आपको याद हो गई, तो आपको देखो ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर 15 लिखा दिए, बाकी बची 4 और आगे लिखा देंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, ध्यान रखना। और सबसे लंबे समय तक राज करने वाला जो राजवंश है वो यही है। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है दोस्तों? मेवाड़ है। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन मेवाड़ है, लेकिन सबसे नवीनतम यानी नई बनी हुई रियासत कौन सी है? तो वो झालावाड़ रियासत है। कौन सी है? झालावाड़ रियासत है, ध्यान रखना। यदि आपको पूछे
कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर रियासत। कौन सी थी? जोधपुर या मारवाड़ रियासत। यदि आपको पूछें कि सबसे छोटी रियासत कौन सी है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, तो सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। यदि आपको पूछें कि जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो ये आमेर। कौन सी थी? आमेर थी। ये सबसे बड़ी थी जनसंख्या में, ध्यान रख लेना, जनसंख्या में बड़ी। तो ये आप लिख लेना, नोट कर लेना ये चीज़ें रियासतों के बारे में जो पूछी जाती है। पहला प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो गुरुजी मेवाड़ रियासत है। यदि आपको इसका उल्टा पूछ ले कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, तो वो झालावाड़ रियासत है। यदि आपको पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ या जोधपुर। यदि आपको पूछे कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो वो आपकी शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा। यदि आपको पूछे कि जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो ये रियासत थी आमेर या जयपुर रियासत, जनसंख्या में सबसे बड़ी और कस्बों का यहाँ पर राज रहा। तो ये रियासतें के बारे में आप जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। ये रियासतों के नाम आप उतार लो एक बार, किस वंश का यहाँ पर शासन रहा था, ये एक बार नोट करो आप रोक कर। बीच में क्लास को रोकने का आपको ऑप्शन मिलता है यूट्यूब पर, उसको बीच में रोकें और इसको एक बार आप उतारें। पंद्रह मैंने लिखा दी। और कौन कौन सी बची है? टोंक रियासत जो कि मुस्लिम रियासत थी एकमात्र। उसके बाद में आपकी जोधपुर रियासत, वो हमने नहीं लिखा ही, बाकी अभी बीकानेर और किशनगढ़। बीकानेर और किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन रहा था, राठौड़ वंश था यहाँ पर। जोधपुर मारवाड़ जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। तो ये इतना आपने उतार लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, अगली रियासत की बात करते हैं। तो अगली रियासत है टोंक। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। टोंक ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ध्यान रखना। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी दोस्तों। और मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़, यहां पर कौन सा राजवंश था? राठौड़। कौन से थे? राठौड़। एक देखो वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। क्या? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। यह वाक्य किस राजवंश से संबंधित है? बताओ दे दे। अब हम बात करते हैं 19 रियासतों की, हमने बात कर ली। 19 रियासतें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ठिकाने कि ठिकाने कितने थे। अब रियासत का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। कौन होता था? राजा। रियासत का प्रमुख राजा होता था। यहां पर देखो ठिकाने कितने थे राजस्थान में। तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3। कौन कौन से? एक तो निमराना। निमराना कहां पर है? अलवर में। कहां पर था? निमराना अलवर में। निमराना अलवर। दूसरा ठिकाना था लावा। लावा कहां पर था? जयपुर में। कहां पर था? जयपुर में। और वर्तमान में लावा कहां पर है? वर्तमान में पूछे तो यह है टोंक में। किस जिले में है? टोंक जिले में आता है वर्तमान में। और नंबर 3 पर था कुशलगढ़। यह कुशलगढ़ ठिकाना ये कहां पर था? बांसवाड़ा में। कहां पर था? बांसवाड़ा में। तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? निमराना, लावा और कुशलगढ़। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। कौन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये इतनी चीजें आप नोट करो एक बार, फिर हम आगे रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार ये उतार लो। बाकी हमने 15 रियासतें पहले देख ली। अब 16, 17, 18, 19 टोटल 19 रियासतें हो गई। 3 हमने ठिकानों की बात कर ली और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली। ये एक बार आप रोक कर उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे थोड़ी राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न निकल जाता है। तो राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई? तो गुरुजी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में, 1818 में, याद रख लेना, 1818 में दिल्ली में की गई। कहां पर की गई? अपनी राजधानी दिल्ली में की गई। इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। इसकी स्थापना दिल्ली में की गई। इसका जो मुख्य अधिकारी था वो पहले दिल्ली में बैठता था 1818 में, और उसे बोलते थे रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। अपने राजपूताना, पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, और इस राजपूताना को कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पर अधिकारी होता था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना।
इसका जो प्रथम अधिकारी बनाया गया, इसका जो प्रथम अधिकारी बना था वो कौन बना था? डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, इसका मुख्यालय राजस्थान कब बनाया गया? तो 1832 में इसे अजमेर भेजा गया। यानी इसका मुख्यालय, किसका मुख्यालय? राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय 1832 में कहां पर बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। यदि आपको पूछे कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना राजस्थान में कब हुई, तो राजस्थान में हुई थी 1832 में। भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका जो स्थापना है वो हुई थी 1818 में दिल्ली में। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में ध्यान रखना। सबसे पहले दिल्ली में की गई, बाद में इसको ट्रांसफर किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो 1832 में अजमेर भेजा गया। ठीक है। इसका जो प्रथम अधिकारी था वो कौन था बताओ। देखिए, इसका जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे, पहले इसका अधिकारी बोला जाता था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, इसका नाम बदलकर कर दिया गया एजीजी। क्या कर दिया गया? एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी जो भारत का जो यहाँ पर मेन होता था अधिकारी वो होता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के नीचे एक अधिकारी बिठाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के नीचे एक अधिकारी बिठाया गया, उसे बोला गया एजीजी, यानी इसका एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का एजेंट है वो बिठाया गया राजस्थान में। और प्रथम एजीजी राजस्थान का बनाया गया मिस्टर लोकेट को। किसको बनाया गया? मिस्टर लोकेट को बनाया गया। यदि आपको पूछें कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो मिस्टर लोकेट था। कौन था? मिस्टर लोकेट था। 1832 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। बाद में 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू सिरोही बना दिया गया। यानी इसका ये अस्थायी मुख्यालय बनाया गया गर्मियों के अंदर, क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर सारे के सारे। तो अंग्रेज था यहाँ पर। आपको पता है मई जून के अंदर राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, अजमेर में कितनी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो अजमेर जो अंग्रेज थे वो गोरे लोग थे, यूरोप से आए थे, तो वो वहाँ पर तो ठंड रहती है, तो ये इतनी गर्मी यहाँ पर राजस्थान की सहन नहीं कर पाई। तो इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बढ़ाया? माउंट आबू में, सिरोही में, क्योंकि माउंट आबू ठंडा स्थान है। ये स्थान क्या है? ठंडा है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया। मुख्यालय इसीलिए बनाया ताकि ये यहाँ पर गर्मी से बच सके। मई जून में इनका जो अस्थायी मुख्यालय होता था वो होता था कहाँ पर? माउंट आबू में। तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखना। ये अस्थायी मुख्यालय था माउंट आबू में। कब बनाया? 1845 में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जब 1857 की क्रांति हुई थी मई के अंदर, इसकी सबसे पहले सूचना कहाँ पर पहुंची थी? तो ध्यान रखना, एजीजी के पास आएगी। तो एजीजी कहाँ पर बैठा था उस समय? वो बैठा था माउंट आबू में। कहाँ पर बैठा था एजीजी? 1857 की क्रांति के समय माउंट आबू में बैठा था। तो इसके पास 1857 की क्रांति की सूचना पहुंची। इसके बाद में ये यहाँ से दौड़कर अजमेर आया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और उस समय 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। तो ये इतनी चीज़ें आप उतार लो। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कभी कभार एक प्रश्न निकल जाता है। तो दोस्त ये चीज़ उतार लो आप बीच में रोक कर एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। हम अब शुरू कर रहे हैं। ये तो आपकी बेसिक जानकारी थी। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, राजपूताना का इतिहास पढ़ते हैं। तो हमसे सबसे ज़्यादा जो इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि 16 पर राजपूत रियासतें थी, तो राजपूतों का इतिहास हमें पढ़ना पड़ता है। तो राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका सिद्धांत, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपने उतार ली। तो आगे बढ़ते। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई राजपूत है, जो राजपूत शासक थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। राजपूत राजस्थान में कहाँ से आए? क्या वो मूल रूप से राजस्थानी थे, भारतीय थे, या कोई विदेशी है? तो यहाँ पर देखो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, किसने क्या कहा, किसी इतिहासकार ने। यहाँ से प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में। इनका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने राजपूत आर्यों की संतान है। इन्होंने गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था कि राजपूत है वो आर्यों की संतान है, यानी राजपूत क्षत्रिय है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि राजपूतों को आर्यों की संतान या क्षत्रिय किसने बताया, किस इतिहासकार ने कहा? तो ध्यान रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा। सेकंड है सीवी वेद। सीवी वेद के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि राजपूत भारतीय है। इन्होंने क्या कहा कि राजपूत मूल रूप से शुद्ध भारतीय है और वैदिक आर्यों की संतान है। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो ध्यान रखना, सीवी वेद के द्वारा कहा गया। अगला है नयन चंद्र सूरी और ज्ञानक भट्ट। देखो नयन चंद्र सूरी ने ग्रंथ लिखा था हमीर महाकाव्य। पूछा जाता है एग्जाम में, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। और पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ किसने लिखा था? ज्ञानक भट्ट ने। किसने लिखा था? जे नायक भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? जे नायक भट्ट ने लिखा था पृथ्वीराज विजय। इनमें इन्होंने बताया, नयन चंद्र सूरी और ज्ञानक भट्ट ने, कि राजपूत है वो सूर्यवंशी है। इन्होंने राजपूतों को क्या बताया है? कि राजपूत है वो सूर्यवंशी है। अगला
भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों को ब्राह्मण या गुर्जर बताया है। क्या बताया कि राजपूत तो ब्राह्मण की संतान है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया कि राजपूतों को ब्राह्मण किसने बताया है, ब्राह्मणों की संतान किसने बताया है, तो ध्यान रखना गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, या गुर्जरों की संतान इन्होंने बताया है। अगली बात करें तो स्मिथ की। स्मिथ ने कहा है कि राजपूत है वो यूची, हुणु और गुर्जरों की संतान है। यूची, हुणु और गुर्जरों की संतान किसने बताया, ध्यान रखना स्मिथ ने बताया। अगला है कनिंगम। कनिंगम ने बताया है कि राजपूत है वो कुषाणु की संतान है। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। राजपूतों को कुषाणु की संतान किसने बताया, तो कनिंगम ने बताया। किसने, कनिंगम। ये उतार लो आप। और भी 2-4 वैज्ञानिक और है जो ये इतिहासकार हुए हैं, इनके बारे में और बात कर लेते हैं। इन्होंने किस राजपूतों को उत्पत्ति कहाँ से बताई है, कहाँ से नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक ना प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाता है। उतार लो, रोक कर दोस्तों, बीच में रोक लिया करो बीच में, ताकि समय आपका और हमारा ज़्यादा ना खराब हो। राजपूतों को आर्यों की संतान या क्षत्रिय किसने कहा, गौरीशंकर ओझा ने। राजपूतों की उत्पत्ति किसने कहा कि राजपूत ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है, तो ये कहा था पर गोपीनाथ शर्मा ने, भंडारकर ने। राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणु की संतान, राजपूतों को कुषाणु की संतान किसने बताया, कनिंगम ने बताया। राजपूत मूल रूप से भारतीय है, आर्यों की संतान है, ये किसने कहा था, सीवी वैद्य ने कहा था। उतार लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, राजपूत विदेशी है, ये किसने कहा कि राजपूत भारतीय नहीं है, राजपूत और विदेशी है। ये कोई विदेशी कह सकता है, क्योंकि विदेशी है तो यही बोलेगा कि राजपूत विदेशी है। तो ये राजपूतों को विदेशी किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड खुद विदेशी था, इसलिए इसने विदेशी कहा। अगला बात करते हैं इसका समर्थन। कर्नल जेम्स टोड का समर्थन किसने किया, नयन चंद्र सूरी और सूर्यमल मिश्र ने इसका समर्थन भी कर दिया। अगला देखते हैं बी.एल. चट्टोपाध्याय। बी.एल. चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि राजपूत सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं की उपज है। अगली बात करें मिश्रित अवधारणा की। मिश्रित अवधारणा का मतलब क्या है कि राजपूत है वो विदेशी और देशी, देशी और विदेशी दोनों का क्या है, मिश्रण है। यह किसने कहा था, बी.एल. चट्टोपाध्याय ने कहा। मिश्रित अवधारणा ये कहा था डी.पी. चट्टोपाध्याय ने। किसने कहा, डी.पी. चट्टोपाध्याय ने। इसके अंदर मिश्रण है किन किन जातियों का, देखो एक तो शक, सितियन, हुण और कुषाण, ये 4 जो लड़ाकू जातियां थी पहले, ये 4 लड़ाकू जातियां थी, भारत पर बार बार आक्रमण करती। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत में आए और भारत में रुक गए। भारतीयों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, इनकी जो संतानें उत्पन्न हुई इनके मिश्रण से है, तो वो कौन है, वही राजपूत है। ये किसने कहा, डी.पी. चट्टोपाध्याय ने मिश्रित अवधारणा दी। तो ये हमें पता चल गया कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एक यहाँ पर कथन सुनिश्चित नहीं होता, सभी यहाँ पर जितने भी इतिहासकार हुए हैं सभी ने अलग अलग यहाँ पर अवधारणाएं दी है। तो आपको सारी समझ में आ गई होगी। किसी का भी नाम यदि पूछे तो आपको अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आप इतना उतार लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। रोक कर उतार लिया होगा, आगे देखते हैं। अगला अंतिम यहाँ पर सिद्धांत देख लेते हैं, उसके बाद ये समाप्त करते हैं और फिर हम शुरू करेंगे मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया, चंद्र बरदाई ने दिया। और चंद्र बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो ध्यान रखना चंद्र बरदाई ने लिखा। ठीक है, अग्निकुंड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने, किसने, वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत माउंट आबू सिरोई, आबू पर्वत पर यज्ञ किया। और यज्ञ की हवन कुंड से, यज्ञ के हवन कुंड से कहा जाता है कि 4 यहाँ पर जातियां जिसकी उत्पत्ति हुई थी, 4 प्रकार की। एक तो प्रतिहार, दूसरा परमार, चालुक्य या सोलंकी और चौहान। और यही बाद में जाकर आगे राजपूत कहलाए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इस यज्ञ के अग्निकुंड में 4 संतानें उत्पन्न हुई थी। कौन कौन सी हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी या चौहान। ये आगे जाकर राजपूत कहलाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना सिद्धांत पूरे हो चुके हैं जितने भी थे कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, सारे के सारे मैंने बता दी। और यहां से प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है, ये उतार लो एक बार आप रोककर। इतना ही है। अब हम आगे मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे कल से, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस पसीने में हालत बहुत ख़राब हो रखी है। गर्मी में मैं लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ और कुछ सुविधाओं का भी अभाव है, आपको पता है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर कैमरा ले आओ, डिजिटल बोर्ड लेके आ जाओ, तो इतना बजट हमारे पास है नहीं कि हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए। बहुत ही
महंगा आता है, आप सभी को पता है। यदि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ये लेके आ जाएंगे। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पुनः मिलेंगे। जय हिंद।